गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे YouTube चैनल कंसेप्ट लर्निंग पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं अमोद ठाकुर आप सबों के मध्य आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। चर्चा के पूर्व मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैंने अपने इंट्रोडक्टरी क्लास में आपसे बताया था कि सीखने की प्रक्रिया अर्थात लर्निंग की प्रक्रिया अकेले नहीं घटित होती है। लर्निंग के साथ साथ टीचिंग होती है और टीचिंग के साथ लर्निंग होती है। यदि शिक्षक बच्चों को उनकी कमजोरी के बारे में और सफलता के कारणों के बारे में बताते हैं तो शिक्षक सीखते भी हैं बच्चों से कि बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या बच्चों की ही गलती है या शिक्षक समझा भी नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं ईमानदारी से आपसे बात करना चाहूँगा कि मैंने कभी ऑनलाइन क्लास नहीं किया है। मैंने जब भी टीचिंग की है ऑफलाइन की है, जहाँ 150 बच्चे बैठे रहते थे और मैं घलड़े से पढ़ाता था। और इस नए प्रणाली में मुझे कुछ समस्या होती, मैं सीख भी रहा हूँ कि क्या समस्या हो रही है और शायद यही समस्या बच्चों के साथ होती होगी सीखने के क्रम में। तो वे लज्जावश बताते नहीं अपनी कमजोरी, लेकिन मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि इस ऑनलाइन कक्षा में मैं स्वयं पर एक और दृश्य दबाव महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आदत है सामने बैठे बच्चों को देखकर पढ़ाने का, इंटरेक्शन करने का, टू वे प्रोसेस का, और यहाँ लगता है कि मेरे ऊपर कोई अदृश्य दबाव है। तो इस ईमानदारी को मैं स्वीकार करता हूँ और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि कंटेंट्स की क्वालिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मुझे अपने में सुधार लाने में कुछ समय लगेगा एंड आई एम ट्राइंग फॉर दैट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट को प्रारंभ करने के पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें एक दो टर्म बार बार रिपीट होंगे और उसके कंसेप्ट को समझना आवश्यक है। जैसे भौतिक राशियां, जिसे इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। क्वांटिटी ये राशियां क्या है? तो चूंकि भौतिक विज्ञान में इस ब्रह्मांड के सभी कंक्रीट वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। कंक्रीट यानी स्थूल वस्तुओं का, इसे समझा जाए वे सारी वस्तुएं जिसका मापन संभव हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे मापा नहीं जा सकता है। जैसे किसी से पूछा जाए कि आपको उनसे कितना प्रेम है, तो उनका जवाब होगा बहुत ज्यादा, बहुत कम। क्या उसको मेजर किया जा सकता है? नहीं। किसी को कितना कष्ट है, क्या इसे मेजर किया जा सकता है? नहीं। इसको अनुभव किया जा सकता है। तो वो सारी चीजें जिन्हें मापा नहीं जा सकता है उसे फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसका अध्ययन फिजिक्स में नहीं होता है। फिजिक्स में उन्हीं क्वांटिटीज का अध्ययन होता है जिसका मेजरमेंट संभव है। अब प्रश्न उठता है, क्या आप हवा को देख पाते हैं? तो हवा को देख नहीं पाते हैं, लेकिन हम अपने ज्ञानेंद्रियों स्किन के द्वारा अनुभव करते हैं कि हवा चल रही है। हवा गर्म है या ठंडी है, इसका अनुभव करते हैं अपने स्किन के द्वारा। तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि those quantities which can be experienced by our sense organ are called physical quantities। यानी वो सभी राशियां, इस ब्रह्मांड में व्याप्त सभी राशियां जिनका ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है, भौतिक राशियां कहलाती है। मैं समझता हूँ कि भौतिक राशियों के कंसेप्ट के बारे में अब कोई समस्या नहीं रही होगी। अब भौतिक विज्ञान में इन भौतिक राशियों
के मापन की आवश्यकता होती है। अब इस पर जरा विचार करें। अभी से पहले की समय की बात होगी जब मापन की कोई आज कहीं जाते हैं, 2 केजी चावल खरीदना है, 2 केजी आटे खरीदने हैं, 2 मीटर कपड़े खरीदने हैं, विद्यालय जाने में इतना मिनट इतना सेकंड लगता है, आने में इतना मिनट इतना सेकंड लगता है, मेरे घर से स्टेशन की दूरी इतना किलोमीटर है, मेरे शहर से भागलपुर शहर की दूरी इतनी किलोमीटर होती है। इस प्रकार की बातें हैं। इस हमारे घर में इतने एम्पियर का करंट फ्लो करता है। ये सारी बातें सुनी जाती है, परंतु पहले यानी प्राचीन काल में ऐसी कोई प्रणाली नहीं थी। वो अपना काम किसी न किसी प्रकार करते होंगे। जैसे पहले किसी खेत की लंबाई मापनी होती थी तो किसी रस्ते को रख करके माप लेते थे और उस रास्ते को हाथ से मापते थे या अपने फुट स्टेप से मापते थे। तब प्रश्न उठता है कि क्या 2 व्यक्ति के हाथ की लंबाई बराबर होगी? नहीं होगी। 2 व्यक्ति के फुट स्टेप की लंबाई बराबर होगी? नहीं। यानी जब 2 विशेष अंतर वाले ऑब्जेक्ट को रखा जाता था वो केवल तुलनात्मक अध्ययन करते थे, यह बड़ा है यह छोटा है, यह भारी है यह हल्का है, इसमें कम समय लगता है इसमें ज्यादा समय लगता है। परंतु जहां कंपैरिजन बहुत क्लोज होता था वहां वे परफेक्ट अनुमान नहीं लगा पाते थे, अतः समस्याएं उत्पन्न हो गई। सभ्यता विकास के साथ साथ जब आदान प्रदान होने लगा, दूरी तय की जाने लगी, एक देश से दूसरे देश व्यापार वगैरह की बात होने लगी तो सारी समस्याएं होने लगी। अतः इस विभाग से जुड़े हुए लोगों के द्वारा एक पद्धति अपनाई गई जिसे सर्वमान्य माना गया। उस पद्धति में से कुछ पद्धतियां इस प्रकार हैं जिसे CGS, FPS और MKS, ये यूनिट सिस्टम की बात मैं कर रहा हूं। यानी लंबाई को सेंटीमीटर से, वजन को ग्राम से, टाइम को सेकंड से। इस प्रणाली के तहत लंबाई को फुट से, वजन को पाउंड से, टाइम को सेकंड से। इस प्रणाली के तहत लंबाई को मीटर से, वजन को किलोग्राम से, टाइम को सेकंड से। तो तीनों ही सिस्टम में टाइम की यूनिट तो सेकंड है, परंतु लंबाई एवं द्रव्यमान मापन के लिए, भार मापन के लिए अलग अलग सिस्टम है। अतः अंतरराष्ट्रीय स्तर पर MKS सिस्टम को मापन के लिए अपनाया गया। इस MKS सिस्टम को SI यूनिट के नाम से जाना गया। S स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल, यूनिट और यूनिट सिस्टम मीन्स अंतरराष्ट्रीय प्रमाणिक पद्धति। इस अंतरराष्ट्रीय प्रमाणिक पद्धति के तहत वस्तुओं को आज मापा तौला जा रहा है, जिसे SI यूनिट के नाम से जानते हैं। अब रही बात कि इन फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए पहले तो अलग अलग बातें होती थी, मापने का पैमाना अलग अलग होता था, उसमें सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो अंत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माना गया कि MKS सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए वर्ल्ड वाइड, और इसी के माध्यम से वस्तुओं का मापतोल हो। इसके लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के पदार्थों के मापन के लिए कुछ एज्यूम किया यूनिट को।
जैसे लेंथ, सॉरी, मास, लेंथ, टाइम, amount of substance, luminous intensity, temperature, current। अब इसमें देखा जाए मास के लिए m, लेंथ, टाइम t, अमाउंट ऑफ मोल, luminous intensity CD, टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पियर, ये अमाउंट एम प्रकार है। अब इस माप को मानने के लिए सिस्टम के तहत किलोग्राम और 60 में केजी, लेंथ के लिए मीटर और इसके लिए सेकंड, मोल, luminous इंटेंसिटी, टेम्परेचर के ए। तो ऐसा विचार किया गया कि इसके द्वारा सभी भौतिक राशियों को मापा जा सकता है और इसके अतिरिक्त ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स यानी 1 2 3 4 5 6 7 इस 7 मूल मात्रक के अतिरिक्त 2 पूरक मूल मात्रक हैं जिसे डिराइव्ड फंडामेंटल यूनिट्स जैसे रेडियन, स्टेरेडियन, यानी एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, और ठोस कोण, सॉलिड एंगल। इसके द्वारा यानी ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स और 2 डिराइव्ड यूनिट्स। तो इस प्रकार 7 मूल मात्रक हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 जो है पूरक सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिसे डिराइव्ड यूनिट्स भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इस माध्यम से वस्तुओं का मापन किया जाने लगा, इन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। अब बारी बारी से इसकी चर्चा होगी। तत्काल में ये तो समझ में आया होगा, मास लेंथ टाइम से तो सभी लोग परिचित है, करंट भी जानते हैं, एम्पियर भले नहीं जानते होंगे लेकिन आम आदमी भी करंट के बारे में जानते हैं, टेम्परेचर के बारे में जानते हैं, भले केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस आदि की जानकारी न हो लेकिन वो करंट का नाम सुने होंगे, धारा सबों के घर में करंट है। टेम्परेचर भी
सबों के पास है, सभी जानते हैं, सब घर में कार्य होता है, गैस जलता है, आग जलता है, लकड़ी गोईठा। लुमिनस इंटेंसिटी नहीं जानते हैं, हालांकि प्रकाश की उपलब्धता है, वो जानते हैं कि इसका वोल्टेज कम है, इसका कम है, ज्यादा है या कम प्रकाश करता है या ज्यादा प्रकाश करता है। लेकिन ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है इसे वो नहीं जानेंगे और जानना भी नहीं चाहिए साधारण व्यक्ति को। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ये दूसरे प्रकार से समझते हैं, क्योंकि विज्ञान पढ़ने वाले ही इसे गहराई से समझ पाएंगे। तो मैंने पहले ही चर्चा में बताया था कि एक साधारण ज्ञान होता है, एक विशेष ज्ञान होता है। ज्ञान दोनों के साथ है, लेकिन एक में वी उपसर्ग लगा हुआ है और वह उस ज्ञान को अलौकिक बना देता है, जो कि अल्टीमेट होता है। और विज्ञान के छात्रों को इसी ज्ञान की आवश्यकता है और इसी की तलाश में वो विभिन्न प्रकार से प्रयोग, परीक्षण, निष्कर्ष आदि निकालते हैं। अब शॉर्ट में रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। आशा करता हूं कि आप सारी बातों को स्पष्टता से समझ गए होंगे। ऐसे मैं एक बार दोहरा देता हूं। भौतिक विज्ञान में वस्तुओं के मापतौल की आवश्यकता होती है। इन विभिन्न वस्तुओं, असंख्य वस्तुओं को मापने के लिए यदि अलग अलग इकाई, अलग अलग मानक निर्धारित की जाए तो इतने सारे मानक हो जाएंगे जिन्हें याद रखना संभव नहीं है। अतः इन वस्तुओं को मापने के लिए कुछ मूल इकाइयां मानी गई। ये एज्यूम्ड है, मानी गई। एज्यूम्ड का मतलब आप समझिए, जैसे आप पढ़ते हैं कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। कोई कह सकता है कि नहीं मानेंगे, क्यों माने? तो यदि आप नहीं मानेंगे तो फिर त्रिभुज का अध्ययन अध्यापन बंद कर दीजिए। चतुर्भुज में 4 ही भुजाएं क्यों होती है? मैं नहीं मानूंगा, तो फिर आप चतुर्भुज के बारे में पढ़ना बंद कर दीजिए। कुछ बातें हैं जिन्हें माननी पड़ती है और वो सभी काल परिस्थिति के लिए सही होती है, इसे हम एज्यूम्ड कहते हैं। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस विभाग से जुड़े लोगों के द्वारा इन 7 राशियों को मूल मात्रक के रूप में माना गया कि द्रव्यमान का मापन किलोग्राम में होगा, लंबाई का मापन मीटर में होगा, टाइम का मापन सेकंड में होगा, अमाउंट का मापन मोल में होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में मापी जाएगी, टेम्परेचर को केल्विन में मापा जाएगा, करंट को एम्पियर में मापा जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी को रेडियन में मापा जाएगा और सॉलिड एंगल यानी ठोस कोण को स्टेरेडियन में मापा जाएगा। तो जब तक आप इसे मानेंगे नहीं तब तक आप माप नहीं सकते हैं और फिर विज्ञान के प्रति आपकी आस्था भी नष्ट हो जाएगी। अतः इसे मानना ही पड़ेगा, तभी आपकी यात्रा जारी रह सकती है। अतः मैं इस रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करना चाहता हूं। माना एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और केंद्र से परिधि तक की दूरी R है। यदि इस त्रिज्या के बराबर चाप खंड को काटा जाए, ये जो डिस्टेंस है त्रिज्या R के बराबर ये डिस्टेंस काटा जाए, ऐसे केंद्र से मिला जाए, यह चाप खंड वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है इसे ही एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। यानी किसी वृत्त के त्रिज्या के बराबर परिधि के चाप खंड द्वारा केंद्र पर बना कोण एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय द आर्क इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस पर सेकेंड
or in unit time is called angular velocity. Or angular velocity may be defined as the amount of angle extended by the arc whose length is equal to radius per unit time is called steradian. Radian. इस प्रकार यदि माना t सेकेंड में सेंटर पर थीटा एंगल बनता है, यदि इस लंबाई के आर्क ये जो r है इक्वल l है, इस l थीटा एंगल बनता है, तो थीटा एंगल बनाने में तो 1 सेकंड में थीटा बाय टी यह टाइम लगेगा, यानी प्रति सेकंड यही एंगल बनेगा थीटा बाय टी। अब ये रेडियन कहलाएगा और इसे इस द्वारा व्यक्त करेंगे थीटा बाय टी, और थीटा इक्वल टू एल बाय आर, यानी ये एल और आर बराबर है, जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई इसकी है। तो इसे यदि दोनों बराबर होगा तो हो जाएगा 1, यानी यूनिट। अब इस प्रकार देखते हैं फिर एक सॉलिड, ये सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर के सरकमफेरेंस पर कोई क्षेत्रफल है, माना कि ये क्षेत्रफल है एस, ये क्षेत्रफल, इसे इस स्फीयर के सेंटर से मिला दें, ये R है और इसका एरिया S है। यह देखा गया यह जो क्षेत्रफल है इसका समानुपाती होगा रेडियस के स्क्वायर का, यानी S बाई जाए R स्क्वायर, और S इक्वल टू ओमेगा इंटू R स्क्वायर, where ओमेगा इज ए कांस्टेंट, नियत राशि। ये आगे पढ़ेंगे कांस्टेंट होता क्या है, अर्थात S बाय आर स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा कांस्टेंट, यानी इस क्षेत्रफल और रेडियस के स्क्वायर का अनुपात बराबर कांस्टेंट होगा। इसके बारे में विशेष चर्चा अगले पार्ट में मैं करूंगा, क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन है, इसे समझने में थोड़ी समस्या होगी। इस प्रकार देखा जाता है कि गोलीय पृष्ठ पर बना क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग का अनुपात स्वतः नियत होता है। चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अतः अभी मैं इसे यहीं समाप्त करता हूं और अगले पार्ट में इसे पूरी तरह से समझा जाएगा और यह चैप्टर अभी जारी रहेगा। धन्यवाद।